Hare Krishna, my dear students, and welcome again to Zenduka Learnings. आज के इस वीडियो में मैं आपको सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को रिवाइज करवाने वाला हूं इन डेज 41, जिसका हेडिंग है एग्रीकल्चर। और ये जो स्क्रीन पर आपको आकर्षक नोट्स दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही समराइज्ड नोट्स हैं। इसमें सारे प्रोविजंस कवर्ड हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल नोट्स हैं। तो चलिए हम इन्हीं नोट्स से अपना रिवीजन शुरू करते हैं फटाफट से। इंडेस 41 हेडिंग इज एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात यह है कि भाई ये इंडेस 41 एप्लीकेबल कब होगा? तो जब भी कोई भी एंटिटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी और उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी बायोलॉजिकल असेट हो, कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट हो या कोई भी एपी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, तो उसकी अकाउंटिंग पर यह इंडेस एप्लीकेबल होगा। बायोलॉजिकल असेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यहां पर मैं एक बात और बता दूं, मैंने इस इंडेस में शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हुए हैं, एब्रीविएशंस बनाए हैं कुछ, और एक रिवीजन के लिए जरूरी भी होता है। बीए इज बायोलॉजिकल असेट, एपी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं हार्वेस्टेड प्रोडक्ट, बीपी इज बियरर प्लांट, बीटी इज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डबल ए इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एल इज लिविंग एनिमल। इस तरीके से हमने यहां पर कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखे जो कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो जब भी कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी बायोलॉजिकल असेट होगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा या गवर्नमेंट ग्रांट होगी, तो उसकी अकाउंटिंग पर एप्लीकेबल होगा इंडेस 41। अब ये बायोलॉजिकल असेट क्या होती है? तो भैया कोई भी लिविंग एनिमल या प्लांट है तो बायोलॉजिकल असेट है। यहां पर एक शब्द समझना जरूरी कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ऐसी प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल असेट्स का जीडीपीपी होता है, यानी ग्रोथ, डीजेनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए जीडीपीपी। ठीक है, कोई भी लिविंग एनिमल है या प्लांट है, उसकी क्वांटिटी बढ़े या क्वालिटी बढ़े, ग्रोथ, वो क्वालिटी या क्वांटिटी कम हो, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेशन। जैसे प्लांट है तो उस पर फल लगेंगे या जो भी उसके प्रोड्यूस होगा तो वो बढ़ना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और कोई भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है, एक प्लांट से नया प्लांट उग जाना और एक एनिमल से दूसरे एनिमल का बर्थ होना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रिएशन। तो जब भी किसी भी बायोलॉजिकल असेट में ऐसी प्रक्रिया हो जिससे जीडीपीपी हो, तो वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जहां बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा लिविंग एनिमल से और प्लांट से रिलेटेड, ठीक है, बायोलॉजिकल असेट से रिलेटेड, तो वो एक्टिविटी कहलाएगी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर का मतलब केवल वो नहीं है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, वो कि जो हम खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर एनिमल्स भी इंक्लूड है, प्लांट भी इंक्लूड है। और केवल ऐसा नहीं कि आपने समुद्र में जाके मछली पकड़ ली तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। मत्स्य पालन, उसमें बकायदा मछली को आप, मछली पैदा होती है, बड़ी होगी, उसका पालन करेंगे, तो वो पूरा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। फूल उगाना, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये कल्चर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत सारे कल्चर आते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बायोलॉजिकल असेट का बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब आप पूरा उसमें जो भी चेंज हो रहा है उसको चेंज करने की कैपेबिलिटी, मैनेजमेंट उसका पूरा, और उसका पूरा कैलकुलेशन, मेजरमेंट, कितनी क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ी, वो सब आप कर रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और यहां पर एक शब्द और समझना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और हार्वेस्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल असेट से उसके प्रोड्यूस को अलग कर देना, गाय से दूध को अलग कर देना, ठीक है, या मान लीजिए आम का पेड़ है, आम के पेड़ से आम को अलग कर देना, तो उसका जो प्रोड्यूस है उसको अलग करना, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और केवल प्रोड्यूस को अलग करना नहीं, कई बार वो बायोलॉजिकल एसेट ही खत्म हो गई, गाय मर गई, पेड़ खराब हो गया। कई लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो जो एनिमल है उसको काट दिया तो वो खत्म हो गया, उसका कोई प्रोड्यूस आएगा ही नहीं। तो सेसेशन ऑफ बायोलॉजिकल असेट, ठीक है, ये भी हार्वेस्ट होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है? किसी भी बायोलॉजिकल असेट का हार्वेस्टेड जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट, मतलब एक बार जैसे आपने मैंगो ट्री से मैंगो अलग कर दिए तो वो मैंगो इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। गाय का मिल्क जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। गन्ने की खेती करी आपने और गन्ने काट काट के रख लिए तो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट हो गए। गन्ने का जूस बनाया वो आगे की बात है, मैंगो से फ्रूटी बनाई वो आगे की बात है, ठीक है। तो खैर यहां पर ये बात हो गई। तो जब भी कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी उससे रिलेटेड बायोलॉजिकल असेट होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एपी पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक, और गवर्नमेंट ग्रांट।
इससे रिलेटेड इसकी अकाउंटिंग इंड एस 41 में होगी। कोई भी लैंड है या बियरर प्लांट है, व्हाट इज बियरर प्लांट, जो हमने इंड एस 16 में पढ़ा था, जो बियरर प्लांट जो होते हैं, ये बियरर प्लांट इज बीपी। तो यहां पर जो है वो जो है भले ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो बायोलॉजिकल असेट जो है उस पर इंड एस 41 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए इस इंड एस में क्या क्या इश्यूज डिस्कस्ड है, सिंपल सी बात है, कोई भी बायोलॉजिकल असेट है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो बुक्स में बैलेंस शीट में कैसे रिकॉग्नाइज होगा, उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू क्या आएगी, और एक पर्टिकुलर डेट पर आपने रिकॉर्ड कर लिया, पहली बैलेंस शीट भी बन गई और वो कंटिन्यू है, तो हर बैलेंस शीट डेट के बीच में जो रिपोर्टिंग, हर रिपोर्टिंग डेट पर उसमें क्या क्या रिकॉग्निशन कैसे होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या डिस्क्लोजर होगा, उस पर ये इंड एस एप्लीकेबल है। दिस इंड एस 41 इज एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल असेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टिल पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर एक्टिविटी का होना। एग्रीकल्चर एक्टिविटी कब होगी, जब उसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा, बायोलॉजिकल एसेट का होगा, लिविंग एनिमल और प्लांट का, और उस बायोलॉजिकल एसेट से क्या जनरेट होगा, प्रोड्यूस, ठीक है, और उस प्रोड्यूस को अलग करेंगे तो उसको कहेंगे हार्वेस्टिंग, ठीक है। इस तरीके से यहां कुछ शब्द यूज किए गए हैं। अब भैया इंड एस कहता है फटाफट से बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, जाहिर सी बात है एसेट कब रिकॉग्नाइज होती है, जब आपका कंट्रोल होता है, जब उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं और उसकी कॉस्ट या फेयर वैल्यू जिस पर भी रिकॉग्नाइज करना है वो रिलायबली मेजर्ड हो जाए, ठीक है। आज तक कॉस्ट मॉडल चलता था और दूसरी एसेट्स के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल भी था। इंड एस 41 के आने के बाद बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो अकाउंटिंग होती है वो फेयर वैल्यू मॉडल से होती है, और इसीलिए देखिए क्या लिखा है, चाहे बायोलॉजिकल एसेट हो या चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, उसका टिल पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन और हर रिपोर्टिंग डेट पर वैल्यूएशन होगा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। इंड एस 41 के हिसाब से बायोलॉजिकल एसेट का जो मेजरमेंट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टिल पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जो भी प्रोड्यूस आपका जनरेट हुआ है हार्वेस्टिंग तक जो उसका वैल्यूएशन होगा वो फेयर वैल्यू एफवी माइनस सीटीएस, सीटीएस इज कॉस्ट टू सेल, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये फेयर वैल्यू मॉडल है। मान लीजिए कि आपने बायोलॉजिकल एसेट खरीदी, में एक छोटा सा एग्जांपल यहां दे देता हूं, वो 1 लाख रुपए में सामने वाला आपको बेच रहा है, तो 1 लाख रुपए में सामने वाला आपको बेच रहा है, तो आपके लिए तो कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन ये कॉस्ट मॉडल नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल है। मान लीजिए जो सेलर है उसने बेचने पे कुछ खर्चे किए, उसको ट्रांसपोर्टेशन लग गया, उसको मार्केट तक लाने का खर्चा लग गया 2000 रुपए, तो इंड एस कहता है आपने 1 लाख पे किए, तो उसकी फेयर वैल्यू 1 लाख है, कॉस्ट नहीं 1 लाख है आपके लिए। उसके लिए फेयर वैल्यू क्या थी, बेचने की प्राइस 1 लाख, और 2000 उसने अपने ट्रांसपोर्टेशन या एक्स्ट्रा कोई खर्चों के लिए, तो 98,000 इज एफवी सीटीएस, एफवी माइनस सीटीएस, ठीक है। तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पर रिकॉर्ड होगी, तो ये जो बायोलॉजिकल एसेट है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये रिकॉर्ड होगा 98,000 पर। तो आप कहेंगे नहीं सर हमारे पास तो 1 लाख जाएगा, तो यस वो लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन होता है। एंट्री पास होगी बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 98,000, लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन 2000 आपने दिए हैं टू बैंक अकाउंट, और इसके अलावा मान लीजिए तो ये तो सेलर की कॉस्ट टू सेल थी, आपको इसको खरीदने के लिए जो एक्स्ट्रा कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या कुछ पे करना पड़ी, तो उससे तो आपके बायोलॉजिकल एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऑल बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टिल पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एज पर इंड एस 41 जो मेजर होंगे वो होंगे इनिशियल रिकॉग्निशन उसका होगा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, और हर बैलेंस शीट डेट पर भी ये हर बार फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चेक करना पड़ेगी हर डेट पर जब तक वो है, और उसी पर चेंज होगा वैल्यू, जो भी बढ़ेगी घटेगी उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो रिकॉग्नाइज होगा पीएनएल में, ठीक है। और एक एक्सेप्शन दिया है बायोलॉजिकल एसेट के लिए, इंड एस ये मान के चलता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है जो बना हुआ है उसकी तो फेयर वैल्यू मालूम होती है, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू हो सकता है पता ना हो, इसलिए इंड एस कहता है कि आपको अगर उसकी एफवी माइनस सीटीएस पता नहीं है तो फिर आप कॉस्ट मॉडल पे उसको कर सकते हैं, जैसे हम इंड एस 16 में अप्लाई करते थे, कॉस्ट माइनस फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, वो सारी कहानियां वैसी आएंगी। लेकिन कब, जब उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल सकती है, और ये भी सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन पे हो सकता है। एक बार आपने इनिशियल रिकॉग्निशन पे उसको वैल्यू कर लो, लेकिन एक बार उसकी एफवी माइनस सीटीएस पता चल गई तो फिर आगे वो जब तक वो डिस्पोज नहीं होता तब तक वो बायोलॉजिकल एसेट बुक्स में फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पर ही आएगी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर ध्यान रखना है, ग्रुपिंग अलाउड है। भाई मान लीजिए हमारे पास काउज हैं, तो 10 साल की कोई 3 साल की कुछ काउज हैं, कुछ 4 साल की है, तो उनका अलग अलग काउ 100 काउ है तो सबके अलग अलग अकाउंट नहीं बनाने, ठीक है। 50 काउ 3 साल की है, 50 काउ 4 ईयर की एज की, तो उनकी एक ही अकाउंटिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग अलाउड है। बायोलॉजिकल एसेट को उनकी एज उनकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रुपिंग की जा सकती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद
कई बार आप बोलेंगे सर कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, फेयर वैल्यू अलग हो सकती है। कई बार कॉस्ट और फेयर वैल्यू सेम हो सकती है। वो कब, जाहिर सी बात है भाई, बायोलॉजिकल एसेट है, उसमें कोई बहुत बड़ा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, और हुआ भी तो प्राइस पे मार्केट में उसका फर्क नहीं पड़ा। कई ऐसे जानवर होते हैं जिनकी ग्रोथ हो जाती है पर उनकी मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ती। गाय दूध देती है, जो मेल है वो दूध नहीं देगा ऑब्वियसली, तो यहां पर जो है उसकी वैल्यूएशन में कोई बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क कई बार नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्यादा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या तो नहीं हुआ है तो भी कोई उसका प्राइस पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। खैर, तो कॉस्ट फेयर वैल्यू से अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, बायोलॉजिकल एसेट जो होती है, जैसे हम ट्रीज की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लैंड से अटैच्ड होती है हमेशा। ठीक है भाई, ऑब्वियसली जैसे लैंड एंड बिल्डिंग था वैसे लैंड एंड ट्री है। तो इसमें ध्यान से सुनिए, कई बार क्या होता है, हम एक बात समझें, एक खाली जमीन है, रॉ लैंड, उस पर हमने लैंड पे कुछ इंप्रूवमेंट किया, फिर उस पे बायोलॉजिकल एसेट पेड़ आ गया, तो ओवरऑल कंबाइंड होके वो क्या क्या है, लैंड भी है, लैंड का इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी लगी, और उसके बाद बायोलॉजिकल एसेट भी आई, कंबाइंड वैल्यू उसकी 10 लाख है। अब अगर एग्जाम में हमें बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू निकालनी है उस ट्री की, उस प्लांट की, तो फिर हम क्या करेंगे, जो कंबाइंड वैल्यू आ रही है, क्योंकि मार्केट कंबाइंड वैल्यू का है, ठीक है, अलग से पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कंबाइंड वैल्यू मालूम पड़ गई, तो कंबाइंड वैल्यू में से लैंड और लैंड इंप्रूवमेंट माइनस कर दूंगा कॉस्ट वैल्यू उसकी, तो बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू आ सकती है, रिवर्स मेथड बोलते हैं। और कोई भी बायोलॉजिकल एसेट अगर हेल्ड फॉर सेल है, तो जाहिर सी बात है, सेल हेल्ड फॉर सेल हो गई तो उस पर इंडेक्स 105 लग जाएगा। अब बायोलॉजिकल एसेट पर गेन और लॉस रिकॉर्ड होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर भी गेन और लॉस रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब रिकॉर्ड होगा तो गेन और लॉस कहां जाएगा, सिंपल पीएनएल में जाएगा। इनिशियल गेन कैसे हो सकता है, अरे भैया काऊ थी, काऊ ने बच्चा दे दिया तो एक नई बायोलॉजिकल एसेट बढ़ गई, आपके पैसे तो लगे नहीं कुछ भी उसके लिए, तो इनिशियल गेन रिकॉग्नाइज होता है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद इनिशियल रिकॉग्निशन में लॉस कैसे हो सकता है, क्योंकि सीटीएस आप माइनस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने 1 लाख रुपए पे किए और सामने वाले हमको 1 लाख में बेच रहा है, उसमें वो 2,000 रुपए हमसे ट्रांसपोर्टेशन के ले रहा है, तो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 98,000 आई, तो हम एंट्री करेंगे बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 98,000, और 2,000 रुपए हमको जो देने पड़ रहे हैं वो हम उसकी वैल्यू के नहीं दे रहे, वो ट्रांसपोर्टेशन के दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस कब हो सकता है, क्योंकि हम कॉस्ट टू सेल सीटीएस को माइनस करते हैं फेयर वैल्यू में से, और जो भी चेंज इन फेयर वैल्यू होगा माइनस सीटीएस वो पीएनएल में ही जाएगा। ठीक है, इसमें डेफिनेटली जो है क्वांटिटी फिजिकल चेंज भी हो सकता है, वैल्यू का चेंज, प्राइस का चेंज भी हो सकता है। 3 साल जो एक काऊ जो 3 साल की है, ठीक है, और 3 साल की अगर 1 साल बाद खरीदें, वो 3 इयर्स की मान के कि वैसी काऊ अगर 1 साल बाद खरीदते तो मान लो 100 रुपए से 150 हो गई, तो 50 रुपए का ये तो प्राइस चेंज है, और अगर उसकी एज के कारण चेंज हुआ प्राइस में तो वो टोटल चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो कोई भी चेंज होगा, चाहे प्राइस चेंज हो चाहे फिजिकल चेंज हो, उसको रिकॉर्ड करना है, पीएनएल में जाएगा गेन या लॉस। और हर जो है यहां पर जो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उसमें भी गेन या लॉस होगा, जो भी वो कहा जाएगा पीएनएल में। अब आती है एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, आपकी एंटिटी कर रही है और आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ग्रांट अगर अनकंडीशनल है, सरकार ने कोई कंडीशन नहीं रखी है, जाहिर सी बात है वो बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड होनी चाहिए, उस बायोलॉजिकल एसेट का वैल्यूएशन एफपी माइनस सीटीएस पे ही होगा, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट को हम इनकम मानेंगे जब भी वो एक्रू हो जाएगी, मतलब रिसीवेबल। गवर्नमेंट ग्रांट अगर कंडीशनल है, कंडीशंस पर दी है, गवर्नमेंट ने बोला कंडीशन पूरी करो तो देंगे, तो मिलेगी, या नहीं तो रिफंड हो जाएगी, तो वो अगर बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड होना चाहिए, एफपी माइनस सीटीएस पर ही वो वैल्यूएशन होता है, रिकॉग्निशन होता है, तो उसको भी इनकम ही मानना है। मतलब इस इंडेक्स कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड अगर आपको मिल रही है, ठीक है, जिसका वैल्यूएशन एफपी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे हो रहा है, तो वो इनकम है, और वो इनकम कब है, जब एक्रू हो जाएगी, और कंडीशनल ग्रांट के केस में एक्रू कब होगी, जब कंडीशन मीट आउट कर दोगे आप। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट मिली जो कि बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड तो है, लेकिन जिसकी फेयर एफपी जो एफपी माइनस सीटीएस पे वैल्यू नहीं होती बायोलॉजिकल एसेट, मतलब वो कॉस्ट मॉडल पे होती है, तो फिर उसकी उस गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग इन डेज 20 के हिसाब से होगी। तो ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं। सीटीएस क्या होती है, कॉस्ट टू सेल, ठीक है, उसको बेचने के लिए जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, फेयर वैल्यू का मीनिंग इंडेक्स 113 से आ जाएगा, और ये इंडेक्स खत्म हो जाता है, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें अल्टीमेटली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सारी बायोलॉजिकल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन आपको देना है, कंज्यूमेबल, बियरर, मैच्योर, इमेच्योर, ये बड़ी सिंपल सी बात है। बायोलॉजिकल एसेट मेरे पास काऊ है, दैट इज काऊ है, या मान लीजिए कोई भी एनिमल है, वो बियरर है, जब तक वो है बियरर है, वो जब तक प्रोड्यूस देता रहेगा। कंज्यूमेबल का मतलब कई लोग काट देते हैं, उसको काट के खा जाते हैं, होता ही है वो, तो वो कंज्यूमेबल हो जाती है। ठीक है, मैच्योर और इमेच्योर का एज से फर्क पड़ता है,
भाई सीधी बात है, आपने पेड़ उगाया तो एकदम फल थोड़ी देगा, एक एज के बाद वो इमेच्योरिटी रहेगी एज तक, फिर मैच्योर होगा। एक गाय है मान लीजिए, तो एकदम से दूध थोड़ी देने लग जाएगी, उसकी एज होगी, उसके बाद ही मिल्क प्रोडक्शन होगा। बिल्कुल, तो वो मैच्योर और इमेच्योर सो अलग अलग डिस्क्लोज करना है। जितना भी बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का गेन और लॉस है, चाहे वो इनिशियल रिकॉग्निशन पर हो चाहे वो बाद में हो, वो आपको डिस्क्लोज करना है। असेट्स है, बायोलॉजिकल एसेट्स है, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होगी, सेपरेट डिस्क्लोजर होगा। तो ओपनिंग बैलेंस, जितने भी एडिशंस हुए हैं, जितने भी डिस्पोजल हुए हैं, जितने भी गेन लॉस की वजह से वैल्यू कम ज्यादा हुई, सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को रिकंसाइल करना पड़ेगा। यस, इंक्रीज बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी आपके बायोलॉजिकल एसेट आ गई, कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया, बायोलॉजिकल एसेट हो सकता है, ठीक है। कोई भी बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस है, कमिटमेंट है, रिस्क, वो सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। और अगर फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो पा रही है तो आप कॉस्ट पे बायोलॉजिकल एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको जो है। लेकिन फेयर वैल्यू क्यों नहीं आ पाई, क्या रीजन रहे, और उस केस में वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी तो उसकी एसेट की यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस सभी डिस्क्लोज करना है। और गवर्नमेंट ग्रांट जो भी आपको मिली है उसका नेचर क्या है, कंडीशन पूरी अगर नहीं की है तो कौन सी नहीं की है, और जो है अगर ग्रांट के लेवल, पहले ग्रांट ज्यादा मिलती थी अब आपको कम मिलने लग गई किसी कारण से, तो उसका रीजन डिस्क्लोज करना है। खैर ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। एंड दिस इज द एंड ऑफ इंड AS 41 रिविजन। ठीक है, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।